हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और वो है नर्स्ट इक्वेशन। बोर्ड में आपका ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस रहते हैं इस इक्वेशन से। किसने प्रपोज करी थी ये इक्वेशन? तो वॉल्टर नस्ट ने इस इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया था, उन्होंने प्रेजेंट किया था। नर्स्ट इक्वेशन को समझने से पहले हमने जो प्रीवियस क्लासेस में टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें से एक था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है। तो हमने उसमें बात करी थी 3 मेन फैक्टर्स की कि इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। टेम्परेचर की हमने बात करी थी और हमने कहा था मोलर कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस विच आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन, राइट। और जब हमने उसी चीज़ को फिक्स कर दिया था, यानी अगर हम मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल लेके चल रहे थे और टेम्परेचर अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहे थे, तो हमने उसी को बोल दिया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर कंसंट्रेशन को हम वेरी कर दें, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन ना लेके कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें कैलकुलेट करना हो, चाहे एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो या फिर हमें पूरे सेल का ईएमएफ निकालना हो। पूरे सेल का ईएमएफ निकालने का मतलब है सेल का इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को सम करके हम ईएमएफ निकालेंगे कि वो सेल कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है या फिर सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और इस कंडीशन पे करना है कि जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर ना होके उससे चेंज है, उससे डिफरेंट है, तो हम किस इक्वेशन की हेल्प लेंगे? तो वो इक्वेशन हमारी है नर्स्ट इक्वेशन। हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है कि इस इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को ही याद रखना है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, हम इसको लिख लेते हैं। E इज इक्वल टू ई नॉट, अभी हम सारे वेरिएबल्स भी समझेंगे, -2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10, और ये P आ गया और स्क्वायर ब्रैकेट। इससे क्या आपको ध्यान आ रहा है कि हम मोलर कंसंट्रेशन को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इफ P is written it means the molar concentration of products upon the molar concentration of reactants, and sometimes it is also written as log base 10 और Q, और यहाँ पे Q क्या है? Q को हम बोल देते हैं Q is reaction quotient, reaction quotient, राइट। तो ये है नर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं उनको समझ लेते हैं। E इज इक्वल टू, तो यहाँ पे E क्या है? E एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी हो सकता है और ये पूरे सेल का ईएमएफ भी हो सकता है, लेकिन कब? जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, राइट। एट एनी कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं, तो E कैन बी ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे, एट एनी कंसंट्रेशन। और जब हम एंड प्रेशर भी हम इसको लिख सकते हैं, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर नहीं, टेम्परेचर, ठीक है। ई नॉट, तो ई और ई नॉट में डिफरेंस क्या है कि जब हम ई की बात करते हैं तो वो किसी भी कंसंट्रेशन पे होगा, लेकिन ई नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड, हम जो है टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 1 मोलर, और टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ई नॉट क्या है हमारा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड ईएमएफ, या फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ ना बोल के बोल सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस
फिर से रिपीट कर दें कि स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मतलब है हमारा, कि कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये तो ई हो गया, ई नॉट हो गया। आर यहाँ पे क्या है, आर गैसियस कांस्टेंट, गैसियस कांस्टेंट। और आर की कई सारी वैल्यूज़ हैं जो हम यूज़ कर चुके हैं। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ा था, उसके बाद हमने सोल्यूशन चैप्टर में भी यहाँ पे बात करी थी। तो आर हमारा गैसियस कांस्टेंट है, और जो वैल्यू हम इसकी यहाँ पे लेंगे, जो वैल्यू हम लेंगे आर की, वो होगी 8 पॉइंट कांस्टेंट है, तो वैल्यू हम यहाँ पे 8.314 लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हीट की बात हो रही है, और जूल और पर केल्विन पर मोल, राइट, या फिर जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। और जो टेम्परेचर है कैपिटल टी है, कैपिटल टी जब हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट स्केल की बात होती है, यानी टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। तो हमने यहाँ जो टेम्परेचर लिया है वो है 298 के, ठीक है। और यहाँ पे दो और वेरिएबल दिख रहे हैं हमको, n और f। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है। लॉस कब होगा, जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, और गेन कब होगा, जब रिडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात होगी तो आप n की वैल्यू निकालेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट बचा हमारे पास f। व्हाट इज़ f, तो f पता है, f इज़ इक्वल टू 1 फेराडे। हम फेराडे की बात करते हैं, 1 फेराडे। और 1 फेराडे क्या है, 1 फेराडे इज़ बेसिकली है द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 फेराडे इज़ इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में आती है 96500 और कूलम। ये हो गई हमारी F की वैल्यू। और बाकी जो वेरिएबल्स है वो आई टोल्ड यू कि P क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और R क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। और सिंप्लीफाई करके मतलब जब हमें R की वैल्यू यहाँ पे पता है, T की वैल्यू हमको पता है, अभी अप टू क्लास 12th लेवल टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता है। जो हम नर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे वो नर्स्ट इक्वेशन हम 298 केल्विन टेम्परेचर लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूला में या इस इक्वेशन में अगर हम R की वैल्यू रख दें और T की वैल्यू रख दें, ठीक है, और F की वैल्यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमारी फिक्स हैं, तो ये इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या लिख सकते हैं, तो वो हमारी इक्वेशन आएगी E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n, ठीक है। n तो वेरिएबल है, वो उसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है। नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। तो हमने क्या किया है, जो इक्वेशन को ड्राइव किया है उसमें हमने सिर्फ R, T और F की वैल्यू रखी है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है पूरा सॉल्व करके। तो E इज इक्वल टू E नॉट एज इट इज़ रहा, माइनस का साइन वैसे ही रहा, और 2.303 इंटू RT अपॉन F की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और बाकी का जो पार्ट है इक्वेशन का वो भी एज इट इज़ रहेगा, log 10। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पूरा वर्ड लिख देते हैं, प्रोडक्ट्स, और अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यही इक्वेशन आपको यूज़ करनी है जब आपको नर्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको नर्स्ट इक्वेशन अब यूज़ करनी है, या ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, न्यूमेरिकल दे रखा है, उसमें नर्स्ट इक्वेशन ही एप्लीकेबल होगी। तो आपको बस उसमें इतना देखना पड़ेगा कि जो उसमें प्रॉब्लम में कंसंट्रेशन दे रखा है आयंस का, क्या वो 1 मोलर है। अगर वो 1 मोलर नहीं है, उससे वेरी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, 1 मोलर के अलावा वो कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप नर्स्ट इक्वेशन से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये अभी हम एक और एग्जाम्पल में इस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पे E और E नॉट फिर से बता देते हैं कि
ये एक सिंगल सेल के लिए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रोड का तो ये E विल बिकम E ऑक्स और ये बन जाएगा E नॉट ऑक्स या ऑक्सी और रेस्ट विल रिमेन द सेम। तो आप सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आपको अगर सेल का EMF निकालना हो तो आप सेल का EMF भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिर हो जाएगा पूरे सेल का E का मतलब क्या हो जाएगा, पूरे सेल का EMF एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और E नॉट क्या होगा, सेल का EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट, माइनस 0.0591। और एज पर द इक्वेशन या जो सेल आपको दे रखी होगी आप N की वैल्यू पुट करेंगे और कंसंट्रेशंस की आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, जो भी वैल्यू दी होगी और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को और समझ लीजिए कि जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का, तो जो फॉर्मूला हमारा रहेगा उसमें यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। इसको फिर से हाईलाइट कर रहे हैं कि माइनस आएगा इक्वेशन में। E ऑक्स इज इक्वल टू E नॉट ऑक्स या ऑक्सी माइनस दिस और log 10 P अपॉन R आ जाएगा। लेकिन अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे होंगे, यानी अगर हमें इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, वो आपको न्यूमेरिकल से ही पता चलेगा कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। लेकिन अगर आपने यही सेम लिख दिया माइनस साइन के साथ तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि अभी हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में कि जो साइन है वो हमें चेंज करना पड़ता है, और साइन अगर आपको चेंज करना है तो जब आप ई रिडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो ई नॉट रिडक्शन और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 0.0591। हम साइन को चेंज करेंगे, ऑक्सीडेशन की जगह हम रिडक्शन लेके आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ माइनस हमारे पास इक्वेशन में क्या आ जाएगा, प्लस। और अगर EMF निकालना है तो भी माइनस का ही साइन रहेगा। ये वाली इक्वेशन जो है ये हम EMF के लिए कह सकते हैं कि पूरे सेल का EMF निकालना है तो हम ये इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, ये EMF के लिए नंबर 1, सेकेंड अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और थर्ड अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है। तो नर्स्ट इक्वेशन में हमें सिंपली साइन का ध्यान रखना है और ये देखना है कि हमसे क्या पूछा गया है। तो लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन हमने 3 फॉर्म में देख ली, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए, एक रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए, और एक पूरे सेल का EMF कैलकुलेट करने के लिए। अब हम उसको अप्लाई करके देखते हैं न्यूमेरिकल्स पे कि हमें कौन सी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। फर्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कंसंट्रेशन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 1 मोलर पे कैलकुलेट किया जाता है, और यहाँ जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दे रखा है, यानी हमें E निकालना है, E नॉट की बात नहीं हो रही है। टेम्परेचर आपको 12th लेवल पे जब भी मिलेगा वो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ही मिलेगा। हमने जो नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन किया था तो उसमें हमने जो कैपिटल T जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर इन केल्विन, वो हमने 298 रख के ही उसको ड्राइव किया था, जो फाइनल हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम्स में आपको 25 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब आगे देखते हैं द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है SEP इन्होंने ऑलरेडी हमको दे रखा है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कैलकुलेट किया गया होगा 1 मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन का ऑफ Cu2+ और Cu सिस्टम। तो देखिए किस तरह से सिस्टम लिखा हुआ है, पहले आयंस लिखे हुए हैं और फिर Cu लिखा हुआ है। चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपको, ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है। ठीक है, इतना है एट 298 केल्विन या उतने ही टेम्परेचर पे। तो अब हमें यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड का ही हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। तो कौन सा हम इक्वेशन यूज़ करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, ऑक्सीडेशन वाली या रिडक्शन वाली? तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको प्रॉब्लम में, यही चीज़ आपको देखनी है कि क्या दे रखा है। आपको दे रखा है यहाँ पे SRP बेसिकली दे रखा है। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको जो इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी होगी वो आपको रिडक्शन के लिए यूज़ करनी होगी, और रिडक्शन के लिए इक्वेशन क्या थी, E रेड, ठीक है, जो हमें निकालना है इज इक्वल टू E नॉट रेड और प्लस का साइन आएगा। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं तो नेगेटिव साइन आता। 0.0591 अपॉन N और log बेस 10
और जो भी आयन का कंसंट्रेशन है हम वो ले रहे हैं। अभी आप कहेंगे कि वहाँ तो हमने लिखा था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो यहाँ बेसिकली एक ही इलेक्ट्रोड है, एक ही आयन की बात होगी, तो हमने वो आयन यहाँ पे लिख दिया, सिर्फ आयन का कंसंट्रेशन की बात होगी। अब इसमें हम इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो निकालना है हमको ई रेड, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ई नॉट रेड कितना दे रखा है हमको प्रॉब्लम में, 0.34 वोल्ट, सारी वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं, 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है, जो हमने बात करी थी कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या चेंज इन इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी, यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 2+ है, ठीक है। तो ये Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu में कन्वर्ट हुआ होगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एन की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। तो हम यहाँ n की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 आ गई, log बेस 10, और कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.1 मोलर। 0.1 कैन बी रिटन एज 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, इससे हमें लॉग को ओपन करने में आसानी हो जाएगी। नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको लॉग की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, आई मीन लॉग की वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए, log 2, log 3, log 4 से लेके log 10 तक की वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो मैं अभी आपको क्लास में प्रोवाइड करा दूंगी सारी लॉग की वैल्यूज़। अभी इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, 0.34 हो गया, इसको सॉल्व किया तो 0.02955 आया। अब ये जो log बेस 10⁻⁻1 है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो -1 log 10 हो जाएगा ये, ठीक है। ये एज इट इज़ रही दोनों वैल्यू, और ये मल्टीप्लाइड बाई -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, तो 0. फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, 0.34 प्लस 0.02955 और मल्टीप्लाइड बाई -1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल गेट, तो दिस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम 0.34 माइनस दिस हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आएगी, लिख देते हैं ये भी स्टेप, 0.34 माइनस 0.02 और 955, राइट, दिस विल बी इक्वल टू 0.31045 वोल्ट, ठीक है। बोर्ड में इसी तरह के ही न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, बस आपको न्यूमेरिकल में यही ध्यान रखना है कि आपको रिडक्शन निकालना है, ऑक्सीडेशन निकालना है, या पूरा ईएमएफ निकालना है। लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। अब ये प्रॉब्लम क्या कह रही है कि द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का निकाला है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही आता है और वो 0.76 वोल्ट फिक्स है, और सिल्वर का -0.80 है। ये सिल्वर को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ध्यान रखिएगा। इसको अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा तो हम साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल में। सिल्वर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आती है मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है। तो ऐसी मेटल्स ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं, या हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उनका रिडक्शन होता है। तो सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और अगर हम इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करें तो सिंपली हमें साइन चेंज करना है, तो दिस विल बिकम प्लस 0.80 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल। और निकालना क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ इन्होंने ये सेल को कंस्ट्रक्ट किया है, जो हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम एक गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है वो एनोड होता है, ये दो जो पैरेलल लाइंस हैं सॉल्ब्रिज को डिनोट कर रही हैं, और ये कैथोड आ रहा है। और वैसे भी जिंक जो है वो बहुत रिएक्टिव है सिल्वर के कंपैरेटिवली, तो जिंक हमेशा एनोड की तरह बिहेव करेगा, या जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर का हमेशा रिडक्शन होगा जब हम जिंक और सिल्वर से सेल को या गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको दे रखा है और हमको पूरे सेल का ईएमएफ निकालना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जिंक नाइट्रेट का जो कंसंट्रेशन दे रखा है वो 1 मोलर नहीं है, वो 0.25 मोलर है। और जब भी कंसंट्रेशन आपको 1 मोलर ना दिखे तो आपको नर्स्ट इक्वेशन ही अप्लाई करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमें पूरे सेल का ईएमएफ निकालना है, और सेल का ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है ई सेल हो जाएगा, ठीक है। पूरे सेल का ईएमएफ निकालना है इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। और क्या आता है फिर, -0.0591 अपॉन एन और लॉग। अब हमारे पास पूरे सेल की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कैथोड भी है, हमारे पास एनोड भी है, तो हम दोनों आयंस का कंसंट्रेशन लिखेंगे, यानी प्रोडक्ट्स का भी और रिएक्टेंट्स का भी।
और ये पूरी इक्वेशन जो ड्राइव हुई है तो आपको याद हो आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 298 केल्विन लेके ये हमारे पास 0.0591 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ई सेल तो हमें निकालना है, ई नॉट सेल कहीं इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है, ई नॉट सेल हमें निकालना पड़ेगा, एन की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी और प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उनका कंसनट्रेशन लेना है और प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है हमारा ये Zn2 प्लस, तो उसका कंसनट्रेशन 0.25 मोलर हो जाएगा और जो रिएक्टेंट है उसका कंसनट्रेशन वो हमारा है Ag2 प्लस। अब आपको लगे कि कैसे पता चला, तो आपको जो सेल दे रखी है आप उसके लिए रिएक्शन भी लिख सकते हैं। किस तरह से आप रिएक्शन लिखेंगे, तो बेसिकली जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर जो है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, तो जिंक प्लस Ag प्लस होगा। तो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा Ag। अभी जो चार्जेस हैं वो बैलेंस नहीं है तो चार्जेस को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम 2Ag प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2Ag। अभी ये बैलेंस हो गया, दो पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है, दो पॉजिटिव चार्ज हमारे इस साइड में आ रहे हैं। तो एज यू कैन सी कि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब हमें ई नॉट ना दे के प्रॉब्लम में जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, राइट। तो हम पहले सेल का ईएमएफ निकालेंगे, यानी हम पहले ई नॉट सेल निकालेंगे जो हमें यहाँ पे पुट करनी होगी। और उसको निकालने के लिए अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की हमने बात करी थी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिंक जो है एज यू कैन सी ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड की तरह बिहेव करेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76। अब यहाँ पे उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का नहीं दिया है, उसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो हम साइन चेंज कर सकते हैं, माइनस विल बिकम प्लस, तो माइनस 0.80 क्या हो जाएगा, प्लस 0.80 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.56 वोल्ट। तो ई नॉट की वैल्यू निकल आई हमारे पास, ठीक है, और वो हमने यहाँ पे रख दिया, माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू रखनी है। अब एन की वैल्यू क्या होगी, ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, हम देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लॉग, और उसके बाद 0.25 है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो आपको देखना है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या आएगा। ठीक है, अब इसीलिए ही यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर कितना आ रहा है, Ag, और जब हम लिखते हैं इस तरह से रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, रेज टू द पावर में लिखते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट है सिल्वर का, जो सिल्वर का कंसंट्रेशन है वो है 0.1 और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर। यहीं पे ही बस अक्सर गलती हो जाती है और मल्टीप्लाई नहीं करते या ये नहीं देखते कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ रहा है, और फिर पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। अब इसको भी हमें सिंपली सॉल्व करना है, लॉग का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, और लॉग की वैल्यूज़ भी हमें देखनी पड़ेंगी कि किस तरह से आएंगी। अब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये लॉग वाली चीज़ें हम उसको देख लेते हैं। 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसको तो अभी हम एज इट इज़ रखते हैं। अब लॉग वाला चीज़ देखते हैं कि लॉग, और 0.25 है, 0.1 है, तो ये हो जाएगा 0.25 अपॉन 0.01। ठीक है, ये डेसिमल हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, 25/1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी अभी लिख सकते हैं कि 1.56 इंटू माइनस 0.0591 अपॉन 2। ठीक है, अब ये जो लॉग 25 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, लॉग और 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब लॉग ओपन करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसको हम इस तरह से भी पढ़ते हैं कि x रेज़ टू द पावर y, तो जब इस तरह से लिखा होता है तो ये ओपन होके आता है y log x, यानी कि दिस विल बिकम 2 log 5। तो 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 एंड इंटू 2 log 5। ठीक है, और log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.69897। ठीक है, तो log 5 की जगह हम वो वैल्यू रख देंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ
1.5187 या 88 वोल्ट करके आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इज़ द वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन नर्स इक्वेशन। और लॉग की भी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। एटलीस्ट प्राइम नंबर के लॉग्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि क्या वैल्यू है, log 2, log 3, log 5, log 7 और log 10। ये नंबर जो हैं या ये जो लॉग की वैल्यूज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बोर्ड में आता भी है तो वहाँ पे लॉग की वैल्यू आपको गिवन रहती है, बट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि log 2, 3, 5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ट्राई टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइजेस आप देखिएगा, उसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनको सॉल्व करिए। आज की क्लास में हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए और आगे हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।